अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम फेडरल बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर फिज़िक्स क्लास सेकंड ईयर फॉर सेशन 2025 अनाउंस किया गया है, उसको हम सॉल्व करेंगे। आई एम फिज़िक्स टीचर खिज़र हयात। सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले आप सबको जो इस पीबीए पेपर के बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं और जो पीबीए पेपर के लिए प्रैक्टिकल्स अनाउंस किए गए हैं, आप उनको थोड़ा सा देख लें। जी स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो आप इन गाइडलाइंस को रिव्यू कर सकेंगे। ठीक, बिल्कुल वही जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में पीबीए पेपर दिया है, उसी ही पैटर्न के अकॉर्डिंग ये पीबीए पेपर होगा। 2 प्रैक्टिकल्स होंगे एक पीबीए पेपर में, और प्रैक्टिकल्स कौन से होंगे, किन को आपने तैयार करना है, किन के पीबीए पेपर्स आपको तैयार करने होंगे, वो ये हैं। और इन प्रैक्टिकल्स के पीबीए पेपर्स आपको इसी चैनल पर इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। मज़ीद पीबीए पेपर्स भी अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इस पीबीए पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, 15 मार्क्स का पीबीए पेपर है ये, और टाइम 1 आवर, यानी कि पेपर के लिए 1 घंटा टाइम होगा। सेक्शन ए देखते हैं। A circuit diagram of experiment setup is shown below. It is used to find the unknown resistance X in the laboratory. यहाँ पर सर्किट में आप डायग्राम में देखें तो अननोन रेजिस्टेंस को X के साथ शो किया गया है। कहते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो हमने नीचे जो क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे उनका आंसर्स देने हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप? ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन ये है। एंड व्हाट शुड बी द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर एट टाइम ऑफ टेकिंग L1 एज द बैलेंस पॉइंट? एट द टाइम ऑफ टेकिंग L1, उस वक्त जब लेंथ L1 होगी तो बैलेंस पॉइंट पर गैल्वानोमीटर कितने डिफ्लेक्शन शो करेगा? ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यानी कि 2 नंबर का ये हम क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। अभी इधर देखें जी स्टूडेंट्स, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 वही स्टेटमेंट है। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप, पार्ट 1 था। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप का जो नाम है वो ये है कि द नेम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको मालूम होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक ऐसा सर्किट है जो किसी भी सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज था। सेकंड देखें, व्हाट शुड बी द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वानोमीटर एट द टाइम ऑफ टेकिंग L1 एज ए बैलेंस पॉइंट? तो अगर बैलेंस पॉइंट जब होता है तो उस वक्त डिफ्लेक्शन 0 होती है। डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वानोमीटर शुड बी 0 एट द बैलेंस पॉइंट L1। ठीक जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3, कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, कह रहे हैं इसमें जो मिसिंग एंट्रीज हैं आप उसको कंप्लीट करें। तो उसको कंप्लीट करने के लिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इस टेबल को कंप्लीट करने के 5 नंबर होंगे। ठीक है, ये यहाँ सामने मार्क्स लिखे हुए हैं 1 + 2 तो 5 मार्क्स बनते हैं। तो इस टेबल में आप देखें तो अननोन चीज़ें कौन सी हैं। यूनिट्स के आगे देखें तो यूनिट्स के आगे एम्प्टी स्पेसेस हैं। यूनिट्स वाली रो में आप देखें तो रेजिस्टेंस टेकन फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, और उसके नीचे जो है यूनिट्स के सामने एम्प्टी स्पेस है, यानी कि यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस का यूनिट लिखना है। और डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट D, तो डिस्टेंस L1 का भी हमने यूनिट लिखना है। और डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट D फ्रॉम द एंड C, तो ये भी हमने यहाँ भी यूनिट लिखना है। अननोन रेजिस्टेंस X, उसके नीचे भी ब्रैकेट में खाली जगह है तो वहाँ पर भी हमें यूनिट लिखना है। तो आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। L1 लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे, L2 भी लेंथ सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे, और अननोन रेजिस्टेंस का यूनिट फिर ओम आएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमने देखना है सीरियल नंबर 1 में देखें यूनिट्स के नीचे, तो रेजिस्टेंस टेकन 2 ओम, डिस्टेंस ऑफ द बैलेंस पॉइंट D फ्रॉम द एंड A L1 वो 27.2 गिवन है, हमें L2 चाहिए। ठीक है, तो L2 का फार्मूला उन्होंने लकीली आपको दे दिया है। अगर वो ना भी दें तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए अब कि L2 कैसे मालूम करेंगे, 100 - L1 करके। तो
100 एक कांस्टेंट नंबर यहाँ पर स्केल की वैल्यू होगी और इसमें से माइनस करेंगे L1। तो L1 कितना है 27.2। तो इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाले जो होगा कॉलम सीरियल नंबर 2 में आप देखें तो वहाँ पर भी ऐसे ही 100 माइनस 21.5। इसी तरह फिर L2 मालूम करने के लिए 100 माइनस 18.7। ठीक है, तो तीसरे सीरियल नंबर में तीसरी ऑब्जर्वेशन में भी आप ऐसे ही करेंगे सी कॉलम में। तो अभी आप इसका सोल्यूशन देखें। जी स्टूडेंट्स, तो यूनिट्स यहाँ पर लिखे हुए आपको मिल गए। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, L1 के नीचे यूनिट सेंटीमीटर, L2 का यूनिट भी सेंटीमीटर, और आपके पास अननोन रेजिस्टेंस X का यूनिट भी ओम, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद L2 मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया 100 माइनस L1 किया तो यहाँ पर 72.8 बन जाएगा। 100 माइनस L1 कौन सी लेंथ है, ये 27.2। तो 100 माइनस 27.2 करेंगे तो 72.8 बनेगा। इसी तरह 100 माइनस 21.5 करेंगे 78.5। इसी तरह 100 माइनस 18.7 किया तो 81.3। अब अननोन रेजिस्टेंस X मालूम करनी है तो उसका फार्मूला देखें। उसका फार्मूला होता है X अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R कौन सी रेजिस्टेंस है, जो नॉन है, जो हमें मालूम है सर्किट में, डॉट L2 बाई L1। ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपको खुद को याद रखना होगा, गिवन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि R हमारे पास गिवन है, इस रो में देखें तो नॉन रेजिस्टेंस 2 ओम है, वो 2 पुट किया। L2 हमने इधर मालूम किया 72.8 और डिवाइड में L1 हमारे पास 27.2 है। तो इस तरह हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस 5.35 ओम आ जाएगी। अब हम दूसरी ऑब्जर्वेशन पे चलेंगे तो वहाँ भी अननोन रेजिस्टेंस, यही फार्मूला लगा के हम मालूम करेंगे। तो हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस R4 है और L2 हमारे पास 78.5 है और L1 हमारे पास 21.5 है। तो यहाँ से हमारे पास 14.61 ओम आ जाएगी अननोन रेजिस्टेंस। इसी तरह आपने थर्ड ऑब्जर्वेशन में भी इसी तरह कैलकुलेट कर लेनी है, वो 26.07 ओम आ जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आप एवरेज रेजिस्टेंस, मीन रेजिस्टेंस मालूम करें। तो मीन मालूम करना आपको अच्छी तरह आता है कि तीनों रेजिस्टेंसेस का सम करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3 है। तो आपके पास मीन रेजिस्टेंस या एवरेज रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 15.34 ओम। तो इस तरह यहाँ पर आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हुए। जी स्टूडेंट्स, तो आपने मेन रेजिस्टेंस मालूम कर ली और टेबल भी आपने फिल कर लिया। अब आप देखें ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस सर्किट वर्क। ये सर्किट किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, वो आपने प्रिंसिपल बताना है। दिस सर्किट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन इन द व्हीटस्टोन ब्रिज, where the ratio of the two resistances is balanced by the ratio of the other two resistances, resulting in the zero current through the galvanometer। तो बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो नल डिफ्लेक्शन इन द व्हीटस्टोन ब्रिज है। यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो ना करें। तो अगर देखा जाए तो आपने जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा ना, तो उसमें बेसिकली 4 रेजिस्टेंसेज यूज़ होती हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। अगर आप उसकी पंजाब टेक्स्ट बुक की डायग्राम देखें ना, वहाँ पर इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंसेज होती हैं। तो दो रेजिस्टेंसेस की रेशोज, दूसरी दो रेजिस्टेंसेस की रेशोज के बैलेंस्ड हो जाए ना, तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, 0, यानी कि वो नो डिफ्लेक्शन शो करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं 4 रेजिस्टेंसेज हैं। यहाँ पर P, Q, R, S के नाम से इन्होंने शो किया है। इनको हम R1, R2, R3 और R4 भी लिख सकते हैं। रेजिस्टेंसेस को आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो दरमियान में गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। अगर दो रेजिस्टेंसेस की रेशो, एक साइड के दो रेजिस्टेंसेस की रेशो दूसरी साइड के रेजिस्टेंसेस की रेशो के आपस में इक्वल हो जाए, तो गैल्वानोमीटर में से करंट नहीं गुजरेगा, 0 डिफ्लेक्शन शो होगी। तो इसको हम कहेंगे नल डिफ्लेक्शन कंडीशन। जी स्टूडेंट्स, सेक्शन बी, इसमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट पासिंग थ्रू tungsten filament lamp and potential applied across it. Write down the apparatus needed for this investigation.
तो बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, पहले तो आपको ये गेस करना चाहिए। करंट की बात है और पोटेंशियल अप्लाइड की बात है, ठीक है। तो मतलब करंट और वोल्टेज, तो आप ओहम ला एक्सपेरिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आइडियल रेजिस्टर नहीं लिया, उन्होंने टंगस्टन फिलामेंट की बात की है। तो कहते हैं कि उसके लिए आपको ज़ाहिर बात है ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा करंट और वोल्टेज के दरमियान। तो कौन सा ऑपरेटर्स आप इस प्रोसेस में, इस एक्सपेरिमेंट में आपको यूज़ करना होगा। ऑपरेटर्स नीडेड, कौन सा ऑपरेटर्स आपको चाहिए होगा, सिर्फ ऑपरेटर्स का नाम लिखें, 1 मार्क का क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स, राइट डाउन द ऑपरेटर्स नीडेड फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन। ऑपरेटर्स का नाम देखें। टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, वोल्ट मीटर होगा, एमीटर चाहिए होगा, पावर सप्लाई बैटरी यानी कि हमें चाहिए होगी, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होंगी, रेहोस्टेट या वेरिएबल रजिस्टर जिसे हम कहते हैं वो भी चाहिए होगा, और करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें स्विच भी चाहिए होगा। तो ये चीज़ें, ये हमारे पास ऑपरेटर्स होगा। जी स्टूडेंट्स, इसमें कह रहे हैं कि द स्टूडेंट रिकॉर्ड रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर आर गिवन इन द टेबल। तो करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगाया था और पोटेंशियल मेजरमेंट के लिए वोल्ट मीटर। कहते हैं कि आप टेल विच फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वन इज इंडिपेंडेंट। कौन सी क्वांटिटी डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है, नीचे उनके नाम लिखें। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो ही करंट फ्लो करेगा। तो मतलब वोल्टेज तो इंडिपेंडेंट हुआ, वोल्टेज तो करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा ना, करंट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल करंट है, ठीक है। तो आई, करंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वोल्टेज। क्योंकि आप बैटरी जो है, बैटरी जब आप सर्किट में लगाते हैं तभी करंट फ्लो करता है। बैटरी का जो वोल्टेज है वो करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसलिए वोल्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट है और करंट जो है वो डिपेंडेंट है। करंट होगा ही नहीं अगर बैटरी नहीं कनेक्ट करेंगे तो। लेकिन अगर बैटरी कनेक्ट ना भी करें तो वोल्टेज तो होगा बैटरी का, ठीक है। सिर्फ करंट नहीं होगा, तो मतलब वोल्टेज इंडिपेंडेंट है। तो जी स्टूडेंट्स, ये आंसर्स देख लें आप। डिपेंडेंट वेरिएबल करंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वोल्टेज है। क्वेश्चन है प्लॉट द ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल वी, यानी कि वोल्टेज के दरमियान और करंट के दरमियान आप ग्राफ ड्रा करें। और ग्राफ जो ड्रा करना होगा वो आपको इस डाटा के अकॉर्डिंग आपने ग्राफ ड्रा करना है, जो डाटा ये एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्टेन्ड हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जनरल ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी आप मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि ग्राफ किस तरह ड्रा करना होता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का ग्राफ किस पैटर्न का होना चाहिए जो आपके पास रिजल्टेंट बने, वो मैं आपको यहाँ शो करा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होंगी वोल्टेज की, बेसिकली वो एक्स एक्सिस पर आएंगी, और डिपेंडेंट वेरिएबल करंट की वैल्यूज़ वाई एक्सिस पर आएंगी, जैसे कि आपको ग्राफ में नज़र आ रहे हैं। और ग्राफ के जो पैटर्न होगा वो इस तरह का होगा जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये इस तरह क्यों होता है, ये लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं होती, उसकी रीज़न ये है कि फिलामेंट नॉनोमिक मटेरियल है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस वेरी करती है विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितना कि वोल्टेज बढ़ता है तेज़ी से, ठीक है। तो इस रीज़न की बेस पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनती आपके पास, यानी कि स्ट्रेट लाइन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होता, वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता। जी स्टूडेंट्स, कहते हैं डिस्कस द बिहेवियर ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट दैट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफ उसी तरह का होगा जो मैंने आपको दिखाया है। कहते हैं उससे आप क्या कंक्लूड करते हैं, वो कंक्लूजन बताएं। जी स्टूडेंट्स, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन डिड्यूस दैट रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर द टंगस्टन फिलामेंट इज नॉन लीनियर। As voltage increases, the current increases, but not in directly proportional manner. This indicates that the resistance of the tungsten filament increases with the temperature. As the filament gets hotter with the increasing current. ठीक है। तो वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि
करंट के फ्लो करने से, जैसे करंट फ्लो करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम फिलामेंट गर्म हो जाएगा, और जब गर्म होगा तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट का फ्लो कम हो जाएगा, वोल्टेज ज़्यादा अपेयर होगा। वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू में डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहेगा, वहाँ पर ओहम लॉ वायलेट हो जाएगा। तो इस वजह से आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं आती। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह आज का पीबी पेपर कंप्लीट हुआ। मज़ीद पीबी पेपर्स की वीडियोस भी अपलोड की जाएंगी, आप उनको भी साथ साथ तैयार करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।